हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल एक्सेल क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप इसे मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपको आएगा, किसी न किसी फॉर्म में आएगा जरूर। या तो इसका बेस न्यूमेरिकल आएगा या फिर ये डेरिवेशन आएगा करने के लिए आपके लिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आप इसे अपने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की अगर हम हेडिंग देखें तो यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो ये इसके हेडिंग है, वेग स्थिरांक का व्यंजक। यानी कि वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है आपको। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट स्टूडेंट आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, या ऐसा पूछा जा सकता है, इसका व्यंजक पूछा जा सकता है। और इसे बेस हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो, अगर हम बात करें इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो, आपके मॉडल पेपर में से देख लेते हैं, ये लेटेस्ट ये मॉडल आपका। तो इसमें से देख लेते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो देखो ये आया था 2017 में, आया था 2018 में, आया था 2022 में, आया और 2023 में आया है। तो ये क्वेश्चन आपके कब कब पूछा गया है? देखो, ये पूछा गया है आपका 2018, 2017, 2020, 22 और ये 24 में भी आया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि एग्जाम में ये आपका आएगा, आप इसे मान लीजिए। तो सबसे पहले हमने आपको शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कराया था। देखो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि उसमें ही हमने बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करा दी हैं कि कैसे सेम डेरिवेशन है, सेम प्रोसेस है, सब कुछ ऐसे ही करते हैं, सेम है सब कुछ। तो आप प्लीज़ पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक्सेल क्लासेस सर्च करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पहले मिल जाएगी केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगति के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप देख सकते हैं, वो वीडियो पड़ी है तो वहाँ देख सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप इसे कैसे करेंगे, तो हमने आपको प्रोसेस बताया था। देखो, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जब भी ये वर्ड आ जाए प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है सर? जिसका ऑर्डर 1 होता है। जिसका ऑर्डर कितना होता है? 1, यानी कि जिसकी कोटि कितनी होती है सर? 1 होती है, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिस तरीके से हमने बताया था आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया में, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? जिसका ऑर्डर कितना होता है सर? 0 होता है, यानी कि कोटि कितनी होती है? वो 0 होती है, तो उसे क्या बोला था हमने? प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसका ऑर्डर कितना होता है? जिसका ऑर्डर होता है 1। तो इसका मतलब इसमें हम ऑर्डर कितना लेने वाले हैं? 1 लेने वाले हैं। ये देखो, इसका यूज करेंगे आप, इसे याद रखिए। जब फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है तो ऑर्डर कितना लेंगे? 1, यानी कि कोटि कितने लेने वाले हैं? 1 लेने वाले हैं। 1 कोटि होगी। कितनी कोटि होगी? 1 होगी। तो ये चीजें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं। देखो, इसे प्रूफ कैसे करते हैं, हम इसे ड्राइव कैसे करेंगे, ये प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। अब देखिए कैसे करते हैं इसे। तो देखो, हमने लास्ट डेरिवेशन में भी आपको बताया था, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम करना है। देखो इस तरीके से, अगर हम आपसे बात करते हैं, अगर ए से आपको मिल रहा है पी, अब सर क्या पी क्या है और ए क्या है, तो ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो फिर भी बता देते हैं। देखो, अगर हम इसकी तरफ करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो वो होता है अभिकारक। क्या होता है वो? अभिकारक। अगर हम पी की बात करें तो वो है उत्पाद। देखो, अगर आप इसी चीज को यहाँ पे समझे, जैसे आपने इस तरीके से देखा था a प्लस बी, आपने क्लास 10 में पढ़ा था ए बी, तो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो क्या बनता है? उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है।
तो ये क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक को हम लिखेंगे यहाँ पर ए, अभिकारक क्या है यहाँ पर ए, और पी क्या है, उत्पाद। तो हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर इन चीजों को हम मेंशन कर लेते हैं। तो अभिकारक ए क्या है यहाँ पर, अभिकारक, और पी क्या है सर, उत्पाद। और ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है सर, ये है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो आप इसे यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और पी है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, और ए क्या है, अभिकारक। तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको। फिर आगे देखें, फिर आगे कैसे करेंगे। देखो अब अगर हम बात करते हैं कि इनिशियल यानी कि प्रारंभिक मात्रा देखें, तो अभिकारक अगर ए मोल है, अगर उस टाइम पर अभिकारक ए मोल है, हमने माना ए मोल है, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट है वो 0 है। जब आप अभिकारक के ए मोल लेंगे तो उस टाइम पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनना, यहाँ पर कोई उत्पाद नहीं बनना, तो वहां पर क्या है, 0 है। देखो इसका मतलब क्या है, जब आप अभिकारक के ए मोल लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या है, 0 है, वहां पर प्रोडक्ट नहीं बनना, उत्पाद नहीं बनना, उत्पाद कितना है, 0 है। और जब इसमें से आप कुछ, अब देखो जैसे अभिकारक कम होता जाएगा, जैसे अभिकारक कम होता जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर बनेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं 0 क्या है, प्रारंभिक मात्रा, ये क्या है, प्रारंभिक मात्रा। अगर हम एक्स मोल देखें, ये क्या है, एक्स मोल, किसके बाद, टी समय के बाद, टी समय बाद, ये क्या है, टी समय बाद, एक्स मोल क्या है, टी समय बाद। आप डेरिवेशन बिल्कुल सेम इसी तरीके से करें, आपको बहुत सिंपल लगेगा। देखो हमने क्या बताया आपको, एक्स मोल क्या है, टी समय बाद। देखो जब अभिकारक ए है तो प्रोडक्ट कितना है, 0। जब अभिकारक डिक्रीज होता है, देखो रिएक्शन के दौरान अभिकारक कम होता जाता है, तभी तो प्रोडक्ट बनता है। जब एक चीज कम होगी तभी तो दूसरी चीज बनेगी। तो अभिकारक के दौर यानी कि अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अभिकारक डिक्रीज होता है ड्यूरिंग रिएक्शन। जैसे रिएक्शन होती जाएगी उसी तरीके से अभिकारक कम होता चला जाएगा और प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, इस तरीके से। देखो तो अभिकारक क्या है, ए, तो प्रोडक्ट क्या है, जब 0। फिर हमने देखा कि टी समय बाद कि कुछ टाइम पे जब टाइम 0 है, ऐसे कह सकते हैं, जब टाइम 0 है तो अभिकारक कितना है, ए, और प्रोडक्ट कितना है, 0, यानी कि उत्पाद कितना है, 0। जब टी समय बाद, आफ्टर कुछ टाइम यानी कि, तो जब अभिकारक कम होता है, जैसे अभिकारक कम हो रहा है तो एक्समोल बनने हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद के एक्समोल बन गए, इस तरीके से। अब ये तो आपको क्लियर हो चुका है सर। अब आगे देखो कैसे करते हैं। तो आगे आप लिखेंगे अभिक्रिया का वेग। क्या लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखो आपने पढ़ा होगा अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग होता है सर dx अपॉन dt। क्या होता है, dx अपॉन dt, यानी कि कंसंट्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, उसे बोलते हैं सांद्रता, यानी कि अभिक्रिया का वेग। अब देखो ये है, ये किसके समानुपाती है, ये समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के। किसके समानुपाती है, अभिकारक की सांद्रता। और सांद्रता क्या है, अभिकारक, देखो यहाँ पे अभिकारक क्या है, ए, तो एक की सांद्रता के समानुपाती है। अभिक्रिया का वेग क्या है, ए की सांद्रता के समानुपाती है। अभिकारक की सांद्रता, ए क्या है, अभिकारक की सांद्रता। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ए है अभिकारक, तो इसे बोल रहे हैं हम अभिकारक की सांद्रता, और सांद्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप सब जानते हैं, देखो जब हम इस सिंबल को हटाते हैं, जब हम समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो एक इक्वल का निशान आएगा और एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर के। क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के। अब आप हमें ये बताइए, जब शून्य कोटि की अभिक्रिया का हमने वेग स्थिरांक निकाला था तो यहाँ पर ऑर्डर कितना लिया था, 0 लिया था। अब ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ऑर्डर कितने लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। ऑर्डर कितना लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया ऑर्डर लेना है 1, कोटि कितनी लेनी है, 1। तो यहाँ पर ऑर्डर कितने लेंगे, 1 लेंगे। और अभिकारक ए की सांद्रता कितनी है, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो ए बराबर है a माइनस एक्स, ये आप याद रखें। तो dx अपॉन dt किसके इक्वल आ चुका है, k, a की पावर 1 की सांद्रता की। तो आप ऐसे कह सकते हैं। अब इसे और सोल्व कर लीजिए। देखो तो dx अपॉन dt किसके इक्वल है, k। अब देखो a की सांद्रता, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये है a माइनस एक्स। क्या है, a माइनस एक्स, और इसकी पावर कितनी है, 1। कितनी है, 1। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप ध्यान से समझिए। आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब देखो dx अपॉन dt हमारे पास क्या आ चुका है, dx अपॉन dt इक्वल टू किसका आ चुका है, k, a माइनस एक्स। किसका आ चुका है, a माइनस एक्स का आ चुका है। देखो dx अपॉन dt इक्वल टू किसका आ चुका है, k, a माइनस एक्स के इक्वल आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, पहले आप एक काम करिए। देखो ये x आ रहा है इसमें, तो इस टर्म को x के साथ ले आइए, x वाले टर्म को एक तरफ ले आइए और अलग दूसरी टर्म को एक तरफ ले आइए।
तो हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में है ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप ध्यान से देखें, dx अपॉन a माइनस एक्स हम इसके नीचे लिया है, इक्वल टू किसकी चल रहा है, k, और dt इधर चला गया, dt कहाँ चला गया, इधर चला गया। देखो हमने क्या करा, ध्यान से देखा, ये जो ax था a माइनस एक्स, ये क्या था a माइनस एक्स, ये इसके नीचे आएगा dx अपॉन a माइनस एक्स की, और यहाँ पे देखो इक्वल टू किसके है, k dt के इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, हमने आपको लास्ट शून्य कोटि की अभिक्रिया में बताया था कि जब d आ जाता है ना, तो वहां पर d को हटाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, समाकलन का यूज करते हैं। अब देखो समाकलन करेंगे यहाँ पर, अगर हमें d लाना है तो अवकलन करते हैं, और d हटाना है तो समाकलन करेंगे। अब ऐसे लिखेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, अब समाकलन कैसे करेंगे, देखो समाकलन का सिंबल होता है इस तरीके से, क्या होता है, समाकलन का सिंबल इस तरीके से समाकलन का सिंबल होता है। तो dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो k है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो ये k तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन होगा हमेशा dt का, किसका होगा, k तो बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इंटीग्रेशन किसका होता है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन होगा जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ के t के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखो कैसे करेंगे आप, तो देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, कि एक फॉर्मूला होता है, अगर हम 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है log बेस e होता है, और x log बेस e x होता है, log बेस e x, यहाँ पर बेस क्या होता है, e होता है, और यहाँ पे x होता है। तो 1 अपॉन एक्स, अगर हम बात करें आपसे 1 अपॉन एक्स होता है यहाँ पर, तो ये क्या आता, log e x हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या है, a माइनस एक्स है। तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है, देखो अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, आपको इसका डायरेक्ट याद रखना है, इसका होता है माइनस के log बेस e, और यहाँ पे क्या है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स, तो इतना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ये आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, और आप अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आता है, देखो हम बता देते हैं आपको। देखो आप इसका क्या करेंगे, अगर यहाँ पे x होता तो डायरेक्ट क्या हो जाता, log e x हो जाता, log बेस e x हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, a माइनस एक्स है, तो हम इसे t मानेंगे, log t की फॉर्म में करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे, फिर a का 0 होता है, x का 1 होता है, तो माइनस इसलिए बाहर आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि 1 अपॉन a माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस के log बेस e a माइनस एक्स होता है। अगर आपसे कहीं भी आपको यूज हो कि 1 अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है माइनस के log बेस e a माइनस एक्स होता है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखो आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्या होगा, माइनस के log बेस e और a माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखो k तो कांस्टेंट है, और dt का हमने बताया था आपको क्या होता है, t होता है, dt का t होता है, और एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन जोड़ देंगे c, और इसे मान लेंगे आप इक्वेशन 1। देखो ये कैसे आया, देखो हमने अभी बताया था आपको dx का क्या होता है, x होता है, dy का क्या होता है, y होता है, तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। देखो ध्यान से देखेंगे आप, जब आपने दोनों ओर समाकलन करा तो दोनों ओर इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो 1 अपॉन, देखो dx, इसका मतलब ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, dx, आप क्या लिख सकते हैं, dx भी लिख सकते हैं। तो dx अपॉन a माइनस एक्स का क्या होता है, dx अपॉन a माइनस एक्स का होता है माइनस के log बेस e a माइनस एक्स, माइनस के log बेस e a माइनस एक्स। इसे आप डायरेक्ट याद रखें कि इसका इंटीग्रेशन ही होता है, जैसे sin x का क्या होता है, माइनस के cos x, 1 अपॉन x का क्या होता है, log x होता है। तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन 1 बन चुकी है, तो ये आप डायरेक्ट याद रखने के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, अगर हम ऐसे कहें आपसे, अगर हम अभी यहाँ ऐसे लिखते हैं कि यदि, देखो आप ध्यान से देखें, हम ऐसे कहें आपसे, यदि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दें और t की वैल्यू 0 पुट कर दें, अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दें और t की वैल्यू 0 पुट कर दें, यानी कि हम ऐसे कह दें कि जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है, जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी कि जब टाइम 0 है, टाइम 0 तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हमने मान लिया टाइम अगर 0 है तो उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनना, प्रारंभिक मात्रा में जब टाइम इनिशियल टाइम पे क्या है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और t की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। अब देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो माइनस के
log, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो माइनस के log। अब देखो यहाँ पर a, यहाँ पर बेस e, ये जरूरी है लिखना है आपको, a माइनस एक्स की जगह 0 इक्वल टू, अब देखो k, t की जगह 0 प्लस c, प्लस c। अब देखो क्या आया सोल्व करके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या आया log, यहाँ पर क्या है log बेस e। अब देखो यहाँ पर देखो a में 0 गए तो यहाँ पर बचा a में 0 जाएगा तो a बचा, इक्वल टू किसके आ चुका है। अब देखो k के 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ चुका है, c के इक्वल आ चुका है। किसके इक्वल आ चुका है, c के इक्वल आ चुका है। अब इसे आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इस तरीके से इसका यूज करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो हमने समीकरण 1 मानी थी तो c का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, पहले आप इसे लिख लीजिए। समीकरण 1 है माइनस के log बेस e a माइनस के x इक्वल टू के टी प्लस सी, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए, log बेस e a माइनस के x इक्वल टू के टी। अब देखो c का मान क्या है, माइनस के, देखो ये क्या है, यहाँ पर देखो कहीं पर यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर माइनस का साइन भी है, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन, माइनस भी लगाइए आप। तो माइनस के साइन, c का मान क्या है माइनस के log बेस e a, तो आप यहाँ पर रखेंगे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा log बेस e और यहाँ पर आ जाएगा a, यहाँ पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब आप log वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे और ये जो कांस्टेंट है इसे एक तरफ कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे इस माइनस का को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हम ऐसे कह देंगे आपसे, ये क्या हो चुका है log बेस e a माइनस के x। अब देखो ये माइनस का था तो इधर आगे का हो चुका है प्लस का, तो हम ऐसे कह सकते हैं log बेस e इंटू a इक्वल टू किसका आ चुका है, के टी के इक्वल आ चुका है। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ये प्लस वाला पहले लिख लीजिए और माइनस वाला बाद में लिख लीजिए। तो पहले हम इसे ऐसे लिख लेंगे, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे सर नहीं, हमने क्या लिखा, प्लस वाला पहले लिख लिया और माइनस वाला बाद में लिख लेंगे, प्लस वाला पहले लिखा और माइनस वाला बाद में लिख लिया। तो बिल्कुल सर क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हमने क्या लिखा, यहाँ पर जो माइनस वाला था उसे तो हम बाद में ले आए यहाँ पर, और प्लस वाले को पहले लिख लिया, तो बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, आपने पढ़ा होगा log की प्रॉपर्टी, तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है हम आपको बताते हैं, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। देखो यहाँ पे अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है log m माइनस की log n, तो आप इसे लिख सकते हैं log m अपॉन n, यानी कि अगर log में दो चीज घट रही है, दो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप उसे log के साथ डिवाइड में लिख सकते हैं। देखो log m माइनस n होता है log m अपॉन n के इक्वल, ये आप याद रखें, हम log की प्रॉपर्टी डेरिवेशन के बाद में लिखवा देंगे कैसे होती है। log m माइनस के log n, तो ये किसके इक्वल होता है, log m अपॉन n के इक्वल होता है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे log बेस e, तो ऐसे रहेगा, तो a तो ऊपर आ जाएगा। देखो हमने क्या बताया, log m माइनस के log n, ये ऐसे लिखा हुआ है तो हमें कैसे लिखना, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, और m की जगह क्या है यहाँ पर a, और n की जगह क्या है a माइनस के x, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस के x, इस तरीके से लिख सकते हैं। और किसके इक्वल चल रहा है, के टी के इक्वल चल रहा है, यहाँ पर किसके इक्वल है, के टी के इक्वल है। तो आप इसे देखो यहाँ पर रफ कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं, आपको यहाँ पर देखो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ से आपको विजिबल है, तो देखो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इसे कर लेते हैं। यहाँ से देखो आप बस ये याद रखें, अगर हम यहाँ से आपसे बात करें, इस e की जो वैल्यू होती है, इसे आप यहाँ देखें, इस e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303, आप याद रखें। अगर हम इसे e को यहाँ से हटा देते हैं तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें कितनी, 2.303, तो ये ऐसा हो जाएगा 2.303, क्या हो जाएगा 2.303, और ये हट जाएगा, बचेगा log, देखो ये हट जाएगा log a अपॉन a माइनस के x। यहाँ से जो इक्वल किसके चल रहा है, के टी के, इसके इक्वल चल रहा है के टी के। देखो हमने क्या बताया आपको, ये जो 2.303 है ये किसकी जगह आया, ई की जगह आया है, किसकी जगह आया है, ई की जगह। और यहाँ पर क्या बचा, log, देखो यहाँ से ई हट चुका है, अब तो इसकी जगह क्या रख दिया, ये रख दिया ए अपॉन अब एक्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें निकालना है वेग स्थिरांक, क्या निकालना है, वेग स्थिरांक, यानी कि के की वैल्यू चाहिए। और के की वैल्यू कैसे लाएंगे आप, ये जो टी है काय में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसे डिवाइड में ले आइए, तो डिवाइड में इसके नीचे आ जाएगा ए, इसके नीचे टी, तो यहाँ बचेगा log a अपॉन a माइनस के x इक्वल टू किसके आ चुका है, k के आ चुका है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस के x। देखो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप पहले इसे प्लीज वीडियो को नोट करके पॉज करके इसे नोट करेंगे, फिर यहाँ समझाते हैं आपको।
तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो इस चीज को पहले आप ये नोट करिए प्लीज, पहले आप ये नोट करिए, फिर हम आपको ये जो पोर्शन है यहाँ पे समझाते हैं, तो तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो देखो ये सब चीजें पहले आप इतना नोट करिए, यहाँ तक नोट करिए आप, यहाँ तक पहले आप कहाँ तक नोट करें, यहाँ तक नोट करें। पहले आप ये याद करें, देखो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अभिकारक इधर वाले जो पोर्शन को बोलते हैं, देखो ये होता है टेल और ये होता है हेड। टेल की तरफ हमेशा अभिकारक होता है और हेड की तरफ प्रोडक्ट होता है। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो स्टार्टिंग में ए मोल थे, जब ए मोल थे तो प्रोडक्ट था 0। अब देखो कुछ समय बाद क्या हुआ, अभिकारक की जो सांद्रता है वो घटती है ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो अभिकारक की सांद्रता कम होती चली जाएगी। तो अभिकारक की सांद्रता A-X बची, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट बना X बना। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। किसके बाद, T समय के बाद। तो हमने अभिक्रिया के वेग से लगाया, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग होता है dx/dt, और ये किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो dx/dt हमने आपको बताया कि ये जब जो सिंबल है समानुपाती का, जब हम इसे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट है यहाँ पर k, और अभिकारक की सांद्रता की पावर हमने क्या ली, 1 ली, क्योंकि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो ऑर्डर कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो यहाँ पर 1 लिया। अब देखो ए क्या है, अभिकारक की सांद्रता, ये किसके बाद है, टी समय बाद। तो ये कितनी है, A-x, तो हमने ए की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, A-x रख दी। अब सोल्व करा हमने इसे, देखो A-x हमने x की तरफ लिया है, इसके नीचे लिया है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला गया, तो dx/A-x आ चुका है, इक्वल टू k dt आ चुका है। फिर हमने दोनों ओर समाकलन करा। समाकलन क्यों करा, क्योंकि हमें d हटाना है, और d कैसे हटाएंगे, जब समाकलन करेंगे। तो देखो इसका समाकलन आपको याद रखना है, माइनस के लोग, और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ ये होता है माइनस के लॉग बेस A-x होता है, तो हमने लिखा माइनस के लॉग बेस A-x, और यहाँ पर k तो कांस्टेंट है और dt का t हो जाएगा। और देखो जब इंटीग्रेशन करते हैं, अगर आप क्लास 12 मैथ के स्टूडेंट तो आप सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, c भी लगा सकते हैं, कोई i भी लगा देता है, तो यहाँ पर c, हमने इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब देखो हमने नेक्स्ट कंडीशन में बोला कि यदि x बराबर 0 है और t बराबर 0 है, देखो जब टाइम 0 है तो इनिशियल प्रोडक्ट क्या था, वो 0 था, तो हमने x की वैल्यू 0 पुट करके देखी और t की वैल्यू 0 पुट करके देखी। तो जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमें मिली c की वैल्यू माइनस के लॉग बेस a। देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो A-0, तो a बचा, और यहाँ पर k की 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमें मिली c की वैल्यू इतनी, तो हमने c का मान यहाँ पे रखा। अब देखो पहले आप इतना नोट करेंगे, फिर आप इस चीज को यहाँ पे समझाते हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो यहाँ से तो देखो इस चीज को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ समझिए, स्टार्टिंग से समझिए, हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाते हैं। देखो यहाँ से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन थी, पहले इक्वेशन लिख लीजिए, क्या आप ऐसे समझिए, यहाँ से समझिए। देखो आपके पास इक्वेशन आई थी, यहाँ से समझिए, यहाँ से देखो, यहाँ पर जब आपने वैल्यू पुट करी, आपने कहा कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी सर, समीकरण 1 थी माइनस के लॉग बेस e A-x इक्वल टू किसकी चल रहा था, kt। अब देखो यहाँ पर आपने kt तो ऐसे रहने दिया, और यहाँ पर आपने c की वैल्यू पुट करी, वो पुट करी लॉग बेस e a, तो ये आपने पुट करी। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने जो लॉग वाली टर्म थी वो एक तरफ ले आए। अब आप ये बताइए, ये माइनस के लॉग है, ये क्या है, माइनस के, अगर आप इसे इधर ले आते हैं तो वो काय का हो जाएगा, वो हो जाएगा सर प्लस का, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमने इसे क्या लिखा, फिर ऐसे लिख लिया, लॉग बेस e और A-x इक्वल टू kt। अब देखो आप इसे इधर ले आते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं, आप इसे इधर ले आइए, आप इसे इधर ले आइए, मर्जी आपकी है, किसी भी तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, देखो माइनस के लॉग A-x, और इधर आप इसे ले आए तो प्लस का हो गया, ये काय का हो गया, प्लस का हो गया, लॉग a इक्वल टू किसका आ चुका है, k इंटू टी के, किसका आ चुका है, k t के इक्वल आ चुका है। अब आपने क्या करा, हमने आपसे बोला कि प्लस वाला आप पहले लिख लीजिए, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं सर ऐसे, लॉग a माइनस के लॉग A-x इक्वल टू किसका आ चुका है, k t के। अब हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपके सामने इस तरीके से लिख रहा, लॉग बेस e2 माइनस के लॉग बेस e3, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस e2/3, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग बेस em माइनस के लॉग बेस en, अगर दो चीज लॉग के साथ में माइनस में लिखी हुई है तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, लॉग के साथ में डिवाइड में लिख सकते हैं, m/n करके लिख सकते हैं। तो ये तो हमने लिखा, देखो लॉग बेस e2 माइनस के लॉग बेस e3,
और ये क्या हो चुका है log बेस ई 2/3। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने भी देखो वही ऐसे लिखा, दो चीज क्या है log में है और वो काय में है माइनस में है, तो हमने क्या लिखा उसे डिवाइड में लिख लिया। बेस ई देखो m की जगह क्या है a और n की जगह है a माइनस के x, तो हमने भी इस तरीके से लिख लिया ऐसे, इक्वल टू हो चुका है kt। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ कैसे करा, अब देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो kt किसके इक्वल आ चुका है, kt आ चुका है सर log बेस a अपॉन a माइनस के x। अब सर e कैसे हटाएं हम, तो e की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो होती है 2.303। तो हमने e की वैल्यू रख दी और इसे हटा दिया यहाँ से, तो kt किसका इक्वल आ चुका है, जब e की वैल्यू आप यहाँ से e हटाएंगे तो इसकी वैल्यू होती है 2.303, तो ये हमने हटा दिया। तो log बस आप सिंपल लिखेंगे log a अपॉन a माइनस के x। अब हमें चाहिए सर k की वैल्यू, तो ये जो t है ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस के x। तो ये इतना आ चुका है, तो k बराबर कितना आ चुका है 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड इनवर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे आती है। तो देखो ये इस तरीके से डेरिवेशन प्रूफ हुआ, किस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ। तो आपको अगर कोई भी डाउट था तो आप दोबारा से समझ सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी की वजह से आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, तो हमने आपको इस तरीके से दोबारा से बता दिया यहाँ पर। तो k किसके इक्वल आ चुका है 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। अब देख k क्या है यहाँ पर, k है सर वेग स्थिरांक, k क्या है वेग स्थिरांक, यही तो पूछा गया था आपसे वेग स्थिरांक। t है टाइम समय, a है प्रारंभिक मात्रा, a है प्रारंभिक मात्रा, और a माइनस x है जो बची हुई है, रिमेनिंग जो बची हुई है। इस तरीके से जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। तो अब आप वीडियो को पॉज करें और ये टोटल नोट करें, फिर इसकी यूनिट देखते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है इसकी यूनिट भी। आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में 5 या 6 क्वेश्चन जो आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां पर इसको 1 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है प्रथम कोटि के अभिक्रिया का, और इसकी यूनिट पूछी जा सकती है। मात्रक बहुत बार आ चुका है, 4 से 5 बार आ चुका है, तो इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी है। देखो यूनिट कैसे निकालेंगे ये भी आप देखिए। देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा सर, k इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस के x। ये क्या होता है log a अपॉन a माइनस के x। अब देखो ये तो एक नंबर है, और नंबर का तो कोई मात्रक नहीं होता, नंबर का क्या होता है कोई मात्रक नहीं होता। अब देखो 1 अपॉन t, तो t क्या है सर टाइम है, और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है सर सेकंड होती है। अब देखो log को छोड़ दीजिए, ये भी एक क्या है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। अब देखो a क्या है, a है प्रारंभिक मात्रा यानी कि सांद्रता, और a माइनस एक्स भी क्या है सांद्रता, और सांद्रता की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब देखो नीचे आ जाइए a माइनस एक्स, ये भी सांद्रता ही है, तो मोल अपॉन लीटर। अब देखो मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, तो बचा क्या हो केवल 1 अपॉन सेकेंड, और 1 अपॉन सेकेंड को आप ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड की पावर -1, इसे बोलते हैं सेकेंड इनवर्स। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट समझिए सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यूनिट क्या होती है सेकेंड इनवर्स। अगर हम शून्य कोटि की बात करें, देखो शून्य कोटि की हम पढ़ा चुके हैं आपको, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की यूनिट क्या होती, इसकी थी मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की क्या है हमारे पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की है सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से सेकेंड इनवर्स आप याद रख सकते हैं। अब देखो आपको बताते हैं लॉग की प्रॉपर्टी। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत यूज करने वाले हैं लॉग की प्रॉपर्टी का। अगर आपको सामने इस तरीके से लिखा हुआ है log m अपॉन n, तो आप इसे अगर डिवाइड में लिखा हुआ है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं log m माइनस के log n, log m माइनस के log n। देखो ये अगर आपको log के साथ में दो चीज डिवाइड में मिलती है तो आप उसे माइनस करके लिख सकते हैं, आप उसे माइनस करके लिख सकते हैं log m माइनस के log n। अगर आपको दो चीज मल्टीप्लाई में मिलती है तो फिर कैसे लिखेंगे log m इंटू n, तो आप उसे प्लस में करके लिखेंगे, आप उसे प्लस के करके लिखेंगे। अगर आपके सामने ऐसा मिलता है log m की पावर n, अगर log
कोई पावर है उसके ऊपर पावर है तो पावर आगे ले आएगी, तो इसे लिखेंगे n पावर आगे आ जाएगी और log m। तो ये इस तरीके से 3 प्रॉपर्टी है log की। अगर आपको log के साथ में 2 चीज डिवाइड मिलती है तो उसे क्या लिख सकते हैं, log m माइनस के log n। अगर log के साथ में 2 चीज मल्टीप्लाई में है तो log m प्लस log n। अगर कोई पावर है तो पावर आगे आ जाएगी log mn लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो समझ में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो हम बात कर देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया और अर्धआयुकाल में संबंध। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इस पे बेस न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, तो न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।